हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य करियर कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आज प्रश्नावली 3.4 का सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो चलिए आगे के सवाल सीखते हैं। एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में दूसरा सवाल, दूसरा का तीसरा सवाल, दूसरा का तीसरा सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए बहुत इजी सवाल होते हैं। पहले इसको समझना होता है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो किसी भी दो अंक की संख्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। जैसे मान लीजिए दो अंक की संख्या 29 है, तो इसमें इकाई होते हैं और इधर वाला दहाई होता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी दो अंक की संख्या में इकाई और दहाई होते हैं। तो सवाल कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये संख्या अगर है, तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? 11 होगा। उसी प्रकार सवाल पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास इकाई और जब तक दहाई नहीं रहेगा, तब तक हम संख्याओं का योग नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको संख्या के इकाई और दहाई को मानना होगा ऐसे सवाल बनाने के लिए। तो चलिए इसको मानते हैं। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले मानेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है। ध्यान से समझिएगा। तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक y है। तथा दहाई का अंक कितना है? y है। तो इनसे संख्या क्या प्राप्त होगी? तो संख्या प्राप्त होगी, इसलिए संख्या होगी 10y + x। आप कहेंगे ये कैसे सर? तो ऐसे हुआ है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को मिला के ही संख्या होती है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल अगर 29 बना है, तो 29 के 9 जो है इकाई स्थान पे है, और जो ये दहाई है इसमें 10 का गुणा है, तभी ना ये 20 होगा। और 20 और 9 जोड़ेंगे तो तब जाके कितना होगा? 29 होगा। इसका मतलब है कि दहाई और इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है और दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, तब जाके हमारी संख्या प्राप्त होती है। ध्यान से समझिएगा, इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है और दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, तब जाके हमारी एक नई संख्या प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आप इसको ध्यान से समझिए। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है केस 1। प्रश्न से केस 1 कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या है, तो इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ है? 9। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। दो अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई दोनों अंकों की संख्या का योग 9 है। प्रश्न हो गया। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, इस संख्या का, तो संख्या हमने निकाला हुआ यहाँ पे, इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसका मतलब संख्या तो निकला है, लेकिन संख्या को पलटेंगे, नई संख्या जो प्राप्त होगी तभी हम नया केस बना पाएंगे। तो लिखेंगे संख्या को
संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या। तो संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या क्या प्राप्त होगी मुझे? यहां पे संख्या को पलटेंगे तो x वाला दहाई के अंक पर और दहाई वाला y जो है इकाई के अंक पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस y। संख्या को हमने पलट दिया, संख्या को हमने क्या किया? पलट दिया। जैसे ये 29 था, तो 29 को अगर पलटेंगे तो 9 जो है इकाई वाला दहाई के स्थान पर और दहाई वाला इकाई के स्थान पर, यानी हो जाएगा ये 92। उसी प्रकार मैंने यहां भी पलटा है कि जो इकाई का x है वो दहाई के स्थान पर और जो दहाई का y है वो इकाई के स्थान पर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या 10x प्लस y होगा। अब केस 2 कह रहा है, उसको ध्यान से रीड करना है, समझना है और अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना यानी 9 में गुणा, 9 का गुणा होगा 10y प्लस x में। ध्यान से समझिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर, यानी संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या का 2 गुना होता है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर नई संख्या का 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब इस सवाल को हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा? 10 9 90y आप प्लस 9 में x करेंगे तो 9x बराबर 2 दहा में 20x आप प्लस 2 में y का करेंगे तो 2y यानी 2y। उसके बाद क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे इसको आप इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? सभी को आप इधर लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 19y अब प्लस 9x। 20x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस 20x होगा। उसी प्रकार प्लस 2y को मैं इस साइड लाऊंगा तो माइनस 2y होगा। इधर बच जाएगा 0, उधर कोई भी अंक नहीं रहा तो वहाँ पे 0 बच जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे समीकरण प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 20x में से 9x प्लस x से घटेगा तो मेरा प्राप्त होगा माइनस 11x। उसके बाद 90y में से माइनस 2y घटेगा तो हमको प्राप्त होगा प्लस 88y बराबर बचेगा 0। ठीक, उसके आगे देखिए, यहां पे देखिए एक बार पुनः समझा, 20x में से 9x जाएगा माइनस 11x, 19y में से 2y जाएगा तो 88y। इसमें 11 आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 11 को बाहर निकाल लूं 11 को, तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस x और प्लस 11 8 88 यानी 8y प्राप्त होगा, बराबर होगा 0। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, इजी स्टेप्स के साथ समझिए। माइनस x प्लस 8y बराबर 0 बटा में 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए विलोपन विधि से निकाल लेते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 हमारा है माइनस x प्लस 8y बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे? आप सीधा जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? ये माइनस से प्लस में ये दोनों कट जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर समीकरण 1 आप प्लस समीकरण 2 दोनों को मैंने जोड़ा तो यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों कट गया। यहाँ पे 8 और 1 यहाँ पे है छुपा हुआ तो 8 1 9y। इधर जोड़ेंगे 9 में 0 तो आएगा 9 प्राप्त होगा। 9 से 9 कैंसिल होगा एक बार में, तो y का मान आ गया हमारा 1। y का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया? 1। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं इसको।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पर रखेंगे 1 बराबर हो जाएगा 9। तो हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 1, तो हो जाएगा x बराबर 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, इसको कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। प्लस 1 को मैं इस साइड ले गया तो 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा 8। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी, तो इसलिए सवाल में संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिए। तो संख्या हो जाएगी, संख्या हमारा प्राप्त हुआ था 10y प्लस एक्स प्राप्त हुआ था, तो संख्या हमारा हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई, संख्या क्या होगी, तो संख्या जो हमने बनाई थी तो 10y प्लस एक्स बनाई थी, तो 10 गुणे y के जगह पर रखेंगे 1 और प्लस x दिए पर रखेंगे 8, तो हो जाएगा 10 से कम 10 प्लस 8, यानी 10 8 कितना हो जाएगा 18। यही हमारी संख्या प्राप्त होगी, यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरे के चौथे सवाल की तरफ। दूसरे का चौथा सवाल है, दूसरे का चौथा सवाल, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत इजी सवाल है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक। उसने खजांची से, यानी जो कैशियर होते हैं, कैशियर जो होते हैं बैंक में, जो पैसे की लेन देन करते हैं, तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगी x है, ध्यान दे समझिए, और 100 रुपये के, कथा लगा सकते हैं यहाँ पे, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना है कि मीना, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए, उस मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये और 100 रुपये दोनों नोटों को मिलाकर, यानी प्रश्न से केस वन क्या कर रहा है, दोनों नोटों को मिलाकर 50 रुपये और 100 रुपये दोनों नोटों को मिलाकर, यानी x प्लस वाई मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। अब क्या कह रहा है, 50 रुपये था 100 रुपये के नोट के लिए कहा था, यानी 50 रुपये के नोट और 100 रुपये का नोट दोनों मिलाकर 2000 रुपये उसको मिला था। किसको, मीना को। यानी मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी, तो खजांची से बोला था कि भैया आप मुझे 50 रुपये का नोट दीजिएगा और 100 रुपये का नोट दीजिएगा। तो 50 रुपये का नोट की संख्या जो x माने थे और 100 रुपये नोट की संख्या जो y माने थे, उन दोनों को मिलाकर उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें केस 2 क्या बनेगा, केस सेकेंड। इसमें केस सेकेंड बनेगा कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट जो थे वो 2000 थे, यानी तब 50 रुपये के नोट जो थे, यानी 50 रुपये नोट की संख्या x है, तो यानी 50x और 100 रुपये, यानी 100 रुपये नोट की संख्या y थी, यानी 100y, दोनों मिलाकर कितने रुपये, 2000 रुपये मीना को प्राप्त हुए थे। 2000, तो 2000 रुपये प्राप्त हुए थे। तो ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 50 100 है, तो इसमें 50 कॉमन हम ले सकते हैं। इसको इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x 50 दूना 100 यानी 2y बराबर हो जाएगा 2000। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से कटा दीजिए, 5 चौके भी 0।
यानी हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 40। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप घटा भी सकते हैं। यहाँ पे x दिख रहा है, दो वैल्यू सेम दिख रही है, तो आप सीधे इसको घटा देंगे तो भी हमारा माना जाएगा। चलिए इसको घटा देते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर 2 है। ध्यान से समझ लीजिए। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40, इन दोनों को सीधे घटा दीजिए। घटाने पर लिखे हैं तो माइनस वाला, यहाँ पे x प्लस में या माइनस, ए प्लस में माइनस, ए प्लस में माइनस, ये कट जाएगा। माइनस 2y में से एक y घटेगा तो माइनस y बचेगा, और माइनस 40 में से 25 जाएगा, तो आप इस तरह से घटाइएगा तो आएगा माइनस 15 आएगा। ध्यान से समझ लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान आ गया 15। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर है 25, तो हो जाएगा x प्लस y की जगह पर रख देते हैं 15 बराबर हो जाएगा 25, प्लस 15 को आप उस साइड कर दीजिए तो हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ पे प्राप्त हो गया x का मान 10। इसका मतलब है कि हमारा x y का मान निकल गया। तो पूछ रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अतः करके आप लिख सकते हैं कि अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यह सवाल बहुत आसानी समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरे के 5वें सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे का 5वां प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है, समझना है केवल। चलिए समझते हैं। तो किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय, कोई एक पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक देती है, उसने प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया रखा है। चलिए हम उसको नियत किराया मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना प्रथम 3 दिन, माना प्रथम 3 दिन, तीनों कर देते हैं। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, हम इसको मान लेते हैं x रुपए है, किराया रुपए में ही होगा। माना प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया कितने रुपए है, x रुपए है, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपए मान लेते हैं, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपए
है। तो हमने माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपए है तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपए है, क्योंकि वो पुस्तकालय जो है 3 दिनों का एक नियत किराया उसने रखा हुआ है। तो नियत किराया को हमने x मान लिया 3 दिनों का, और अतिरिक्त जो किराया है y रुपए है। तो सरिता ने, अब इसमें केस 1 है, केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। ठीक, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, तो नियत किराया तो होगा ही होगा, यानी 3 दिन का, तो 3 दिनों का x हो गया, प्लस 7 दिन तक रखा, तो 7 दिन में से 3 दिन घटा देती तो 4 दिन बचेगा, क्योंकि 3 दिन का तो x रुपये वो लेगा ही लेगा, लेकिन उसने 7 दिन तक पुस्तक रखा था, तो 4 दिन जो लिया था वो अतिरिक्त किराया का साथ देना पड़ेगा उसको 4 दिन का। 3 दिन का तो उसने मान लिया x रुपये देंगे, ये देखिए नियत किराया है, लेकिन 4 दिन जो अतिरिक्त हुआ था उसका वो y रुपये के हिसाब से लेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 4y, क्योंकि 7 दिन तक रखा था, तो 3 दिन का x और उसके बाद 4, यानी 4 3 7 दिन, यानी दोनों को मिलाकर कितने रुपए अदा की? 27 रुपये। किसने? सरिता ने। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। तो प्रथम 3 दिन का x रुपये और अतिरिक्त किराया y रुपये था 1 दिन का, तो 4 दिन बचेगा। 7 दिन में 3 दिन घटा दिए, 4 दिन बचेगा, तो 4 दिन का y रुपये के हिसाब से लेगा, तो x + 2y दोनों को मिलाकर कितने रुपये? 27 रुपये। समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। सरिता ने दिया था। जबकि एक केस 2 है, इसका केस नंबर 2, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो 3 दिन का तो वो देगी किराया, और प्लस 5 दिन बोला था, 5 दिन रखा था, 3 दिन हो गया और 2 दिन बचेगा उसमें, 2 दिन तो कट गया, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया देगी, तो 2y। तो कितने रुपए अदा की? 21 रुपये। समीकरण नंबर 2। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब तो बन ही जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको दोनों को आप घटा देते हैं डायरेक्ट, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 घटाएंगे तो पहले एक जगह लिख देते हैं x + 4y = 27, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे x + 2y = 21, समीकरण नंबर 2। इसको घटा दीजिए, ये माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4y है और 2y, 4y में से 2y जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो घटेगा, तो आएगा 2y, और यहाँ पे 27 में से 1 ही जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 6, यानी केवल 6 बचेगा। ये 27 में से 1 ही जाएगा तो 6 ही बचेगा ना, तो 2 हो जाएगा 6। तो y का मान आ गया हमारा 3। y का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ? 3। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में, हम 1 में ही रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4y = 27, x + 4y बराबर हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हम रखते हैं x + 4 × y के जगह पर रख देंगे 3, रख दिया हमने, 4y का गुणनफल है, तो 4 × 3 बराबर हो जाएगा 27। तो हो जाएगा x + 4 × 12 बराबर हो जाएगा 27। तो उसके बाद प्लस वाले को आप इस साइड करेंगे तो हो जाएगा x = 27 - 12। उसके बाद इसको घटा दीजिए, तो x = 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 15 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने नियत किराया माना था x, वो है 15 रुपये, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये माना था, वो है 3 रुपये। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, अतः करके यहाँ पे इसलिए करके लिख दीजिएगा कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये है तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है 3 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा, और आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए दिव्य करियर कोचिंग चैनल के साथ। और आपका ये प्रश्नावली 3.4 यहीं तक समाप्त होता है। अगले प्रश्नावली है 3.5, जो कि हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये एक बात और कहना चाहता हूँ
कि आप जो है जी तोड़ मेहनत कीजिए। क्लास 10 में, मैट्रिक में और बिहार बोर्ड में आप एक अच्छे परसेंटेज के साथ, अच्छे नंबर के साथ, आप लगनशील मेहनत के साथ आप पढ़िए, ताकि एक अच्छा परसेंटेज आपका आए और आगे तक आप आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है जी तोड़ मेहनत जितना ज़्यादा हो सके आप कीजिए, क्योंकि भारत में इस समय आपको भी पता है कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप जो है अपने घर पर अपने बैठकर आसानी से हमारे दिव्य गुरु कोचिंग चैनल के साथ आप शिक्षा ले सकते हैं। बहुत पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ सीखना है हमें, बहुत सारी चीज़ों को हमें ज्ञान हासिल करना है। इसलिए आप जो है सब्र के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शेयर करेंगे तो हमारे दूसरे स्टूडेंट भी आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे दूसरे छात्र जो ज्वाइन करना चाहते हैं दिव्य कोचिंग, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे इसको लाभ उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और इसको आप दूसरे बच्चों को भी बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य गुरु कोचिंग के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।